हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। लास्ट टॉपिक क्या था? फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोटोप। और आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। आज का ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो एप्लीकेशंस के पॉइंट दे रखे हैं, इन एप्लीकेशंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रखे हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम इन टॉपिक्स को बिल्कुल एक्सपेंड करके चलेंगे। इनमें यूज होने वाले हर पॉइंट को, इवन एक वर्ड जो होते हैं जो टफ बनाते हैं हमारे को इनके अंडरस्टैंडिंग्स को, तो उनको भी एक्सपेंड करके हुए चलेंगे। तो इनके आज आपको नॉर्मल जो बुक्स में दी हुई बातें होती हैं उनके अलावा आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट यूज इज इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, और द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। प्रिजर्विंग वैक्यूम किसके अंदर प्रिजर्व करना है? वैक्यूम। इन प्रिजर्विंग वैक्यूम इन देवार फ्लास्क। देवार फ्लास्क जो होते हैं उनके अंदर। पॉइंट इज व्हाट आर देवार फ्लास्क? जो देवार फ्लास्क होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर नॉट कॉमनली नोन एज थर्मस, जिन्हें हम थर्मस या थर्मोस के नाम से बोलते हैं। यही होते हैं देवार फ्लास्क। इन थर्मस को जनरली हम, जो कॉमन लैंग्वेज होती है, इनको हम थर्मस के नाम से बोलते हैं। इनको साइंस की लैंग्वेज दे आर नोन एज देवार फ्लास्क बिकॉज दे वर डिजाइन्ड बाय सर जेम्स देवार। सर जेम्स देवार नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था इन 1892 के अंदर इनको डिजाइन किया गया था देवार फ्लास्क को। यानी कि थर्मस है जिनको आज हम जानते हैं, इनको देवार ने बनाया था, इनके डिजाइन को, इसलिए इनका नाम पड़ गया देवार फ्लास्क। और कॉमनली हम इनको थर्मोस के नाम से बोलते हैं, थर्मस के नाम से बोलते हैं। तो जो वर्ड्स हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं कि हम उनको किस नाम से बोलते हैं। वाटर बॉटल्स के नाम से बोलते हैं, इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स के नाम से बोलते हैं। एक तो सिंपल होती है, एक इंसुलेटेड होती है जिनके अंदर गर्म चीजों को हम रखें तो गर्म रहे और ठंडी चीजों को हम रखें तो ठंडे रहे। अब देखिए इनके अंदर प्रोसेस क्या है, कैसे यहाँ पर एडजॉर्प्शन का यूज हो रहा है प्रिजर्विंग वैक्यूम। तो वो देखो, आपको पता है जो थर्मस होते हैं यानी कि देवार फ्लास्क जो होते हैं, दे आर डबल वेसल यूटेंसिल्स। वो डबल वेसल, उसमें डबल लेयर होती है। उसके अंदर जो बर्तन होते हैं यानी कि उसके अंदर जो मेटल है या उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो डबल लेयर्ड होते हैं। अंदर की तरफ में यूजुअली पहले ग्लास वाज यूज्ड, पहले ग्लास यूज करते हैं, आजकल स्टील को यूज करते हैं। और बाहर की जो आउटर लाइनिंग है मे बी मेटेलिक, वो मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो ये होगी आउटर वॉल या आउटर यूटेंसिल भी आप कह सकते हो, या आउटर मेटल आप कह सकते हो इसको। ये बाहर की दीवार है, दे आर ज्वाइंट टुगेदर, इनको बंद कर दिया जाता है। बीच में जो जगह बचती है, इस जगह के, ये जो जगह है, इट इज रिमेन्ड इन वैक्यूम, इसे वैक्यूम में रखा जाता है। वैक्यूम इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसके अंदर गैसेज आ गई तो गैसेज दे सर्व एज गुड कंडक्टर। जो गैसेज होती हैं, गैसेज दे सर्व एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कोल्ड, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे। तो हीट और कोल्ड एयर में बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर होती है। तो एयर अगर इनके बीच में आ जाती है तो इसके अंदर की तरफ में अगर हम किसी सब्सटेंस को रखें, मान लो हमने कोल्ड सब्सटेंस को रखा, तो क्या होगा, इसकी जो मेटेरियल हमने यहाँ रखा है इसका कोल्ड टेम्परेचर चला जाएगा अंदर मिलने वाली गैस में, और अंदर मिलने वाली गैस में फिर ट्रांसफर हो जाएगा बाहर वाले वॉल के पास, और बाहर वाले वॉल से फिर ये कोल्ड टेम्परेचर बाहर की तरफ में रिलीज हो जाएगा और अंदर का टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि जो चीजें हमने इसके अंदर रखी हैं वो कोल्ड रखी हैं तो कोल्ड नहीं रहेंगी, और हॉट को रखेंगे तो वो चीज इसमें हॉट नहीं रहेंगी। तो इस डिजाइन के लिए व्हाट देवार डिड, उसने यहाँ पर वैक्यूम बनाया, बिकॉज जब गैसेज नहीं होगी तो कंडक्शन का काम नहीं होगा, हीट या कोल्ड
जो ट्रांसफर होने का काम हो रहा था वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी, और ट्रांसफर नहीं होगी उसमें रखी हुई चीजें कैन स्टे, कोल्ड है तो कोल्ड टेम्परेचर रहेंगी, और गर्म चीजों को हम रखेंगे इसके अंदर तो वो गर्म कंडीशन के अंदर रहेंगी यहाँ पर। अब होता क्या है इसके अंदर कि सम टाइम्स जो ग्लास अंदर की तरफ में हम लगाते हैं या अंदर की तरफ में किसी और स्टील जैसे इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है या मेटल को लगाया जाता है, तो दे कंटेन सम टाइनी पोर्स इन देम, इनमें बारीक होल होते हैं। इन होल से गैसेस अंदर की तरफ में चली जाती है, गैसेस अंदर की तरफ में रिश्ती है, अंदर की तरफ एंटर करती है, और जब गैसेस अंदर की तरफ में चले जाएंगे तो फ्लास्क की क्वालिटी धीरे धीरे करके खराब हो सकती है। टू अवॉइड दैट कंडीशन, इस कंडीशन से बचने के लिए the walls of the Dewar flask are filled with suitable type of adsorbents. इनके अंदर suitable type of adsorbents are filled. Suitable adsorbents are filled. इनके अंदर adsorbents को fill कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे कि गैसेस जो अंदर की तरफ बाई चांस किसी भी तरह से वॉल्स में से अंदर ग्लास इम्परफेक्शन होने के कारण से वैक्यूम वाले रीजन के अंदर जब जाएंगे, खाली सेकंड देंगे, दे विल एब्जॉर्ब दैट गैसेस, वो उन गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे, मेंटेनिंग द वैक्यूम इनसाइड द टू वॉल्स, जो दो वॉल्स है उनके अंदर वो वैक्यूम लगातार बना रहेगा, एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थर्मस और देवार फ्लास्क विल टेक प्लेस। तो इस प्रकार से वैक्यूम को बनाए रखने के लिए भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस का यूज किया जा रहा है इन देवार फ्लास्क। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, देवार फ्लास्क के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, द सेकंड एप्लीकेशन इज अबाउट यूजिंग इन गैस मास्क। इन गैस मास्क, जो गैस मास्क होते हैं, यू माइट हैव सीन फायर फाइटर्स, यानी कि जो फायर ब्रिगेड में लोग काम करते हैं, जब उन किसी जगह बिल्डिंग में आग लगती है, दे एंटर इनटू दैट बाय कवरिंग देयर फेसेस विद अ मास्क, अपने चेहरे में मास्क लगाए चलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस मास्क। तो जहां आग लग रही है उस जगह पर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, पॉइजनस गैसेस वहां बनती हैं, और अगर ऐसे में कोई फायर फाइटर उसके अंदर की तरफ में जाएगा, बाय इनहेलेशन ऑफ दैट पॉइजनस गैसेस ही मे फील अनकॉन्शियस एट दैट प्लेस। टू अवॉइड दैट कंडीशन, द गैस मास्क, जो गैस मास्क होते हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनके अंदर एडजॉर्बेंट्स आर फिटेड, उनमें सुटेबल टाइप के एडजॉर्बेंट्स लगाए जाते हैं जो कि आग के अंदर बनने वाली पॉइजनस गैसेस को वहीं बाहर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि इनहेलर जो है, जो सांस लेने वाला व्यक्ति है, उस तक प्योरीफाइड एयर जाए, उस तक प्योर फॉर्म में एयर जाए, पॉइजनस गैसेस आर लेफ्ट बिहाइंड, बाहर की तरफ में उन जहरीले गैसों को छोड़ दिया जाता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सेकंड एप्लीकेशन हुआ एब्जॉर्प्शन का। द थर्ड एप्लीकेशन इज इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। जो केन जूस होता है, जो शुगर केन जूस होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट केन जूस। शुगर केन जूस जो होता है, इट इज येलोविश इन कलर, ये येलो कलर का होता है। तो इस येलो कलर को हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस टैंक के अंदर केन जूस होता है उसके अंदर एनिमल चारकोल इज एंटर्ड, उसके अंदर एनिमल चारकोल को लगाया जाता है। एनिमल चारकोल, ये एनिमल चारकोल क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द इंप्योरिटीज इंक्लूडिंग कलर्स। जो येलो कलर है या इसमें जो इंप्योरिटीज है उनको ये चारकोल अपने सरफेस पर बहुत तेजी के साथ में एब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है, मेकिंग द सॉल्यूशन प्योर और क्लियर, जिससे सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है, प्योर हो जाता है। सो ये हुआ क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस का यूज करना बाय यूजिंग एनिमल चारकोल। नेक्स्ट यूज इज क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। 4, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रहेगा यहाँ पर, इसमें काफी कुछ नई बातें आपको मिलेंगी। इन क्रोमेटोग्राफी, इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ये क्या होता है, लेट्स हैव अ जनरल आइडिया, फिर हम इसके डीप में बात करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में क्या होता है, क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर, एंड ग्राफिक वर्ड मीन्स लेयर, यानी कि
हमारे पास रंगों का एक मिक्सचर हो और उस मिक्सचर को फिर कलर्स के उस मिक्सचर को अलग अलग लेयर्स में डिफरेंशिएट किया जाए, तो उस तरीके को हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का ये जो तरीका है ये सिर्फ कलर्स को डिफरेंट लेयर्स में अलग करने के काम नहीं आता है, ये काफी जगह पर इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का मिक्सचर हो उसको प्यूरिफाई करना हो तो उसमें भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। What is in this method? होता क्या है इस मेथड के अंदर? A solid adsorbent is taken. इस मेथड के अंदर एक सॉलिड एडजॉर्बेंट लिया जाता है, एक सॉलिड एडजॉर्बेंट लिया, शॉर्ट में लिखा एडबेंट। इस सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर बाहर से लिक्विड फॉर्म के अंदर, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, कभी गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, तो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर मिक्सचर ऑफ कलर्स, क्योंकि हम तो एक सिंपल पॉइंट कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ कलर्स इज पोर्ड, कलर के मिक्सचर को इसके ऊपर डाला जाता है। जो कलर के मिक्सचर हमने डाला है, मान लिया जाए कलर हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये 4 कलर का मिक्सचर है। तो जो कलर्स है यहाँ पर हर कलर की एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्प्शन पावर अलग होती है। एडजॉर्प्शन का मतलब है जैसे हम इसके ऊपर डालेंगे तो हर चीज क्या करेगी, जिसको डालते तो जुड़ने की कोशिश करती है, वो उसके साथ चिपकती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन पावर से। जिस कलर की एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी यानी वो ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा, वो पीछे रह जाएगा। जिस कलर की एडजॉर्प्शन पावर कम होगी यानी कि वो धीरे जुड़ेगा या उसकी जो पकड़ एडजॉर्बेंट के ऊपर कम होगी तो वो आगे की तरफ में आएगा, जिसकी और कम होगी वो और आगे की तरफ में आ जाएगा। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स विल बी ऑब्टेन्ड, अलग अलग रंगों की ये एक लेयर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये बन गया रेड के लिए, ये बन गया ब्लू के लिए, ये बन गया ग्रीन के लिए और ये बन गया येलो के लिए। तो शुरू में क्या किया हमने, मिक्सचर लिया था, उसको हमने सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर डाला। एडजॉर्बेंट की एडजॉर्प्शन पावर सेम है लेकिन जो कलर्स हम डाल रहे हैं उनकी एडजॉर्प्शन पावर डिफरेंट है। तो जो ज्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा वो पीछे रह जाएगा, जिसकी एडजॉर्प्शन पावर, जुड़ने की पावर इसके साथ में कम होगा वो थोड़ा आगे आएगा, और कम होगा वो और आगे शिफ्ट करेगा, इस तरह से। तो ऑल कलर आर नाउ सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, रंग को एक पट्टियों के रूप में ये अलग हो गए, इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्रोमोग्राफी यानी कि क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग फॉर्म में कलर्स को हमने। तो टेक्निक क्या काम आ रही है यहाँ पर, एडजॉर्बेंट के ऊपर ये काम किया, प्रोसेस कौन सी होगी, एडजॉर्प्शन। सो एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज यूज्ड हियर। तो ये जो हमने किया यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, दैट वाज अ जनरल आइडिया, ये एक जनरल आइडिया हमने यहाँ पर किया। अब हम इसका थोड़ा सा डीप में करते हैं, थोड़ा डिटेल में करते हैं, ताकि जो वर्ड्स बुक में दे रखे हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर एडजॉर्प्शन के काम के लिए अलग अलग कलर्स को अलग अलग पट्टियों में एडजॉर्ब करने के लिए वी यूज 2 फेजेस, हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, नाम से क्लियर, स्टेशनरी का मतलब जो फिक्स्ड हो, जो हिले ना अपने जगह से। तो ये क्या हो जाएगा, एक सॉलिड एडजॉर्बेंट हो जाएगा, यानी कि इट विल बी लाइक अ सॉलिड एडजॉर्बेंट, ये एक सॉलिड एडजॉर्बेंट है। सॉलिड एडजॉर्बेंट के फॉर्म में क्या हो सकता है, इट में बी सिलिका जेल, ये कोई सिलिका जेल हो सकता है या एल्यूमिना हो सकता है। सो दीज 2 मटेरियल्स कैन बी टेकन एज स्टेशनरी फेज। और जो अभी जब हम अपना डायग्रामेटिकली समझा के उसको हम किस फॉर्म से दिखाते, इस तरह से, जिसको हमने एडजॉर्बेंट का नाम दिया था, दिस इज एक्टिंग एज स्टेशनरी फेज। और जब बाहर से मिक्सचर डाल रहे थे इसके अंदर, दैट विल फंक्शन एज मोबाइल फेज, वो सेकंड हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज की जो हम बात करते हैं पहले वाले के अंदर, तो उसमें कुछ खास पॉइंट नहीं आ रहा, बस ये है कि वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एडजॉर्बेंट के रूप में काम करेगा। और कौन हो सकता है वो एडजॉर्बेंट के रूप में, कोई सिलिका जेल हम ले सकते हैं या एल्यूमिना को हम ले सकते हैं। अब पॉइंट आ रहा है मोबाइल फेज को, जो इसके ऊपर मूव करता है। मोबाइल मींस मोबाइल यानी कि जो चल सकता हो, मूवमेंट करता हो। तो वो चीज, वो स्टेट जो मूवमेंट का काम करती हो। तो बाहर जो मिक्सचर हम डाल रहे हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हम इसमें 4 चीजें डाल रहे हैं, वो गैस में भी आपको पता है गैसेस फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है।
तो वो जो मूवमेंट का जो काम होगा, मोबाइल फेज का जो काम होगा, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या गैस के फॉर्म में हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, SCF, शॉर्ट में हम इसको SCF के नाम से बोलें। तो अब जो बातें हमारी होंगी यहाँ तक, जो हमने पॉइंट किया इसके ऊपर तक का, वो सारे सिंपल है। सिलिका जेल, एल्यूमिना Al2O3 जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया सिलिका जेल। मोबाइल फेज लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैस की स्टेट में हो सकता है, सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड तो सॉलिड के ऊपर मूव करेगा नहीं, तो क्या मूव कर सकता है, लिक्विड स्टेट मूव करेंगे या गैसीय स्टेट में लेंगे। या फिर एक नई चीज आ रही है यहाँ पर, और किसको, मोबाइल फेज में किसको यूज कर सकते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज SCF। CSF अलग होता है, SCF, CSF अलग होता है। यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बायो में आता है। अब हम बात कर रहे हैं SCF की, और SCF क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज विच इज कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर अबाउ हायर एंड प्रेशर्स हायर अबाउ द क्रिटिकल पॉइंट, एनी सब्सटेंस। और एनी सब्सटेंस में क्या होगा, जनरली इट इज ए लिक्विड और गैस, दे आर क्रिटिकल, उनको लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है अबाउ क्रिटिकल पॉइंट, अबाउ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर का ही नाम है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर वो गैस लिक्विड में बदलना शुरू करती है, इसके ऊपर की तरफ में टेम्परेचर दिया था, और ऐसे प्रेशर था क्रिटिकल प्रेशर, जिस प्रेशर में कोई गैस लिक्विड में बदलना शुरू करती है, उसके अबाउ टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो लिक्विड है या जो गैस है, इट चेंजेस टू स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड नोन एज सुपर फ्लूइड। वो एक विशेष टाइप के फ्लूइड में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं सुपर फ्लूइड। ये सुपर फ्लूइड में बदलता है। और सुपर फ्लूइड कैसा होगा, गैस है तो गैस को बहुत ज्यादा कंडेंस कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि वो चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, बट द लिक्विड स्टेट यहाँ जो बनेगी, उसकी सुपर फ्लूइड वाली जो कंडीशन बनेगी इस जगह के ऊपर, वो ऐसी होगी कि वो लिक्विड होते हुए भी उसके अंदर लिक्विड कैरेक्टर्स नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, दीज कैन इजिली, जो सुपर फ्लूइड्स जो होते हैं, दे कैन इजिली इफ्यूज थ्रू सॉलिड्स। वर्ड आ रहा है इफ्यूजन, इफ्यूज का, दे कैन शो इफ्यूजन थ्रू सॉलिड्स। ये आसानी से सॉलिड्स में से इफ्यूज कर सकते हैं। बीइंग इन द सुपर फ्लूइड स्टेट, सुपर फ्लूइड स्टेट में होने पर ये क्या करते हैं, सॉलिड में से आसानी से एस्केप कर जाते हैं, धीरे धीरे करके उसमें से निकल जाते हैं, रिस जाते हैं। तो ये होते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होते हैं, दे आर फाउंड इन गैस जायंट्स। देखो कहां मिलते हैं हमारे, दे आर फाउंड इन जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है, नेचुरली जहां ये पाए जाते हैं, नेचुरल फॉर्म में जहां पाए जाते हैं, फाइंड इन गैस जायंट्स। ये गैस जायंट्स में पाए जाते हैं। गैस जायंट्स का मतलब हो गया जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से जुपिटर और सैटर्न के अंदर, जुपिटर एंड सैटर्न, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पाए जाते हैं, नेचुरली है वहां पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। सेकंड है इन आइस जायंट्स, इन आइस जायंट्स। यहाँ गैस जायंट्स का मतलब यहाँ गैसीय स्टेट है, लेकिन जो गैसीय स्टेट हम बात कर रहे हैं गैस नहीं, लिक्विड के फॉर्म में सुपर क्रिटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में तब ये बनते हैं गैस जायंट्स। और ऐसे ही आइस जायंट्स के बाद इट इज फाउंड इन यूरेनस एंड नेपच्यून। ये मिलेगा हमारे को यूरेनस और नेपच्यून के अंदर, ये नेचुरली फॉर्म में मिलने वाला है। और आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बनाए जाते हैं, दे आर
फ्रॉम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। HCF के फॉर्म में क्या मिलेंगे? ये गैस है आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर बना है, ये आर्टिफिशियल इनको तैयार किया था। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, इट इज नोन एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऑफ वाटर। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज यूज्ड इन डीकैफिनेशन, इट इज यूज्ड इन डीकैफिनेशन ऑफ कैफीन। कैफीन का डीकैफिनेशन के लिए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड CO2 का यूज किया जाता है। कैफीन आपको पता है एक नार्कोटिक्स में आने वाला केमिकल सब्सटेंस है, और इसको कॉफी से, टी लीव से अलग करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है बाय यूजिंग HCF इन द फॉर्म ऑफ CO2 से किया जाता है। ऐसे ही जो वाटर है, इट इज यूज्ड इन पावर जनरेटर्स, इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के अंदर किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन और पावर जनरेटर। ये फोर्थ कैटेगरी के पावर जनरेटर होते हैं, जहां पर वाटर को न्यूक्लियर कोर के अंदर, रिएक्टर कोर के अंदर कन्वर्टेड टू, इसको चेंज किया जाता है टेम्परेचर 374.5 सेंटीग्रेड डिग्री। इतने टेम्परेचर के ऊपर की तरफ में इसको हीट किया जाता है वाटर को, एंड इतने टेम्परेचर हीट करने के बाद में, प्रेशर लगाने के बाद में चेंजेस टू HCF, एक स्पेशल टाइप के वाटर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, स्पेशल टाइप के फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम ही अलग है, और वो हो गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो ऐसे केस के अंदर ये जो वाटर होता है इज इन द स्टीम फॉर्म, बट दैट स्टीम चेंजेस टू लिक्विड फॉर्म। और इसकी खास बात ये है, इट हैज मोर पावर ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टीम। जो नॉर्मल स्टीम है वो कब बनती है? वो नॉर्मल स्टीम बन जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर देखिए 374.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला गया। ऐसी कंडीशन में जो स्टीम होती है वो एक स्पेशल टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर जो एक स्पेशल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तब उसका नाम बढ़ गया HCF। अब इसकी खास बात ये है, मच more and more amount of energy in comparison to normal steam, and that steam is used to rotate the turbines to generate the powers। तो ये सारी बातें हुई किसको लेकर के? फोर्थ एप्लीकेशन, एंड दैट वाज इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। वापस आ जाते हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के दो पॉइंट्स थे, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज के अंदर सिलिका जेल या एल्यूमिना का यूज करते हैं, और मोबाइल फेज के अंदर कैन बी यूज, जो चीजें यूज, वो कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, या फिर कोई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो सकता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होते हैं वो सारी बातें चल गए। सो नेचुरल जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो किस फॉर्म के अंदर है? गैस जाइंट्स के फॉर्म में और आइस जाइंट्स के फॉर्म के अंदर, जो प्लैनेट्स के ऊपर पाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे CO2 और वाटर होते हैं। सो दैट वाज। अब हम आते हैं वापस हाउ इट इज यूज्ड, कैसे यूज कर रहे हैं इनके अंदर। तो इसका जो एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मेटलर्जी ऑफ मेटल्स। मेटल का मेटलर्जी वाला जो पॉइंट है, जो मेटल को प्यूरिफाई करने का काम होता है, जो लैंथेनाइड्स और जो एक्टिनाइड्स होते हैं, जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स होते हैं, दे आर मेनली प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से इसको अलग किया जाता है, कैसे किया जाता है? द मेथड इज सॉलिड एडजॉर्बेंट इज टेकन, जो किसका था? या तो सिलिका जेल का होगा या एल्यूमिना का होगा। इसके ऊपर की तरफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड मेटल्स, लैंथेनाइड मेटल्स का जो मिक्सचर है, मान लीजिए देयर आर 3 मेटल्स A B C, ये 3 मेटल्स हैं। इन 3 मेटल्स के मिक्सचर को किसके साथ में, या तो लिक्विड फॉर्म के अंदर, या गैसेस फॉर्म के अंदर, या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के साथ मिला करके मिक्सचर बना करके एक मोबाइल फेज में कन्वर्ट करने के बाद में इस सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर की तरफ डालते हैं। और यहाँ पर जो ABC 3 कंपोनेंट है, 3 मेटल है, इनके इस एडजॉर्प्शन पे एडजॉर्प्शन पावर वेरी करेगी। कोई जो बहुत मजबूती के साथ जुड़ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाएगा एडजॉर्बेंट के साथ में, मान लो एक कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखा रहा है, एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो पीछे रुक जाएगा। जिसकी कम होगी वो आगे की तरफ में आएगा, इसके ऊपर मूवमेंट करता है। जिसकी और कम वो एडजॉर्प्शन पावर होगी वो और आगे की तरफ में हो जाएगा। लेट दिस कंपोनेंट्स बी लाइक दिस। अब ये तीनों कंपोनेंट अलग हो गए। अब इन तीनों कंपोनेंटों को इस एडजॉर्बेंट के अंदर से भी अलग करना है।
एडजॉर्बेंट से अलग करने के लिए क्या करते हैं, अब इनके ऊपर बाहर से केमिकल्स आर पोर्ड, इनके ऊपर केमिकल डालते हैं। जो केमिकल इनमें डाला जाता है दे आर एलिमेंट, दे आर नोन एज एलिमेंट। जिस केमिकल को डालते हैं वो एलिमेंट होते हैं, उनको डालते हैं। वो एलिमेंट क्या करेगा, मान लो हमने एक ग्राफ के ऊपर ए लाइन के ऊपर हमने एलिमेंट को डाला तो ए जो है वो नीचे की तरफ में गिर जाएगा। ऐसे बी में डालेंगे तो बी अलग चैम्बर में अलग हो जाएगा और सी अलग चैम्बर में एलिमेंट से अलग हो जाएगा। उसके बाद में एलिमेंट इज इवेपोरेटेड, एलिमेंट को इवेपोरेट कर देंगे तो हमारे पास प्योर कंपोनेंट्स ए बी सी लैंथेनॉइड्स metals will be separated. So that was the use of chromatography in adsorption. एडजॉर्प्शन की सहायता से हमने मेटल्स को भी अलग करने का प्रोसेस देखा। इसके अलावा कलर्स का जो मिक्सचर होता है उसको भी अलग किया जा सकता है। एंड इन बायोक्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज यूज्ड इन सेपरेटिंग द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग रंग आपने देखे होंगे, तो उनको भी सेपरेट करने का काम क्रोमेटोग्राफी की इस टेक्निक के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन heterogeneous catalysis. In heterogeneous catalysis, heterogeneous catalysis means hetero means different, geneous means composition, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग अलग स्टेट के अंदर, सबकी स्टेट कॉमन ना हो, एक ही स्टेट में ना हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इनके बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने से ये बनाएंगे अमोनिया NH3। ये तीनों ही चीजें आर इन द गैसेस फॉर्म, तो उसके अनुसार भी रिएक्शन हुआ होमोजेनियस। बट जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है दैट इज आयरन, वो आयरन। तो आयरन किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो अब क्या हुआ, तीनों चीजें कौन कौन सी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट आर नॉट इन द सेम स्टेट, इसलिए कैसा रिएक्शन हुआ है, हेटेरोजेनियस। सो दिस इज अ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो ये तो हो गया हेटेरोजेनियस रिएक्शन। अब वर्ड आ रहा है कैटालिसिस, व्हाई वी आर यूज द कैटालिसिस। जिन रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का यूज होता है या वो रिएक्शन जो कैटलिस्टों के कारण होते हैं उनके बिना ना हो, तो ऐसे रिएक्शंस को फिर हम बोलते हैं कैटालिसिस। रिएक्शंस catalyzed by catalyst are known as catalysis। तो कैसा रिएक्शन हो गया, इधर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। पॉइंट ये कि हाउ द एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन और इन दिस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन का काम इसके अंदर किस तरह से हो रहा है, पॉइंट ये। तो एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दे ऑल आर इन गैसेस फॉर्म, दोनों चीजें क्या गैस की फॉर्म है। और गैस मॉलिक्यूल्स हैव लिटिल टेंडेंसी ऑफ हैविंग प्रॉपर कोलिजन विद ईच अदर फॉर ए रिजल्टेंट रिएक्शन। जब चीजें हमारे पास गैस की स्टेट में होंगी, रिएक्टेंट सारे गैस की स्टेट में होंगे, तो उनके सही ढंग से टकरा करके प्रोडक्ट में बदलने की संभावनाएं कम होती हैं, बिकॉज दे हैव मैनी अमाउंट ऑफ, दे हैव मोर अमाउंट ऑफ इम्प्रॉपर कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन का मतलब है कि रिएक्शन ढंग से नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलों के बीच में कोलिजन, मॉलिक्यूलों के बीच में टक्कर ढंग से नहीं हो रही है जिससे कि रिएक्शन हो सके। ऐसे में फिर हम उस रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट डालते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ किसको डाला, आयरन को हमने डाला इसके अंदर कैटलिस्ट के रूप में। तो आयरन क्या करेगा, आयरन विल एडजॉर्ब वन ऑफ द रिएक्टेंट ओवर इट्स सरफेस। आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ये दोनों में से एक रिएक्टेंट को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर ले। लाइक मान लिया जैसे नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कर लिया, तो मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन स्टेबलाइज्ड, नाइट्रोजन मूवमेंट बंद होगी। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा इसके ऊपर और हेड ऑन कोलिजन करेगा इसके साथ में, प्रॉपर कोलिजन होगी, प्रॉपर कोलिजन से फिर क्या आ जाएगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो क्या हुआ, आयरन ने क्या किया, एक एडजॉर्प्शन का काम करवाया, रिएक्टेंट को अपने सरफेस को जोड़ने का काम किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सी प्रोसेस हो रहा है, एडजॉर्प्शन के कारण हो रहा है। रिएक्टेंट को एडजॉर्ब किया जा रहा है। एक टेक्निक तो ये हो गया कि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर एक रिएक्टेंट को एडजॉर्ब किया जा रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो दोनों ही रिएक्टेंटों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है और उनको नजदीक लाता है, जिससे उनके बीच में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो दैट इज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आयरन कैटलिस्ट के रूप में यूज करने पर अमोनिया बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबल प्रोसेस। हैबल्स प्रोसेस।
अमोनिया को बनाने के जो तरीका है ये हैबल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया हैबल्स प्रोसेस। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसी तरह का इसके अंदर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का। सेकंड एग्जांपल इज ड्यूरिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, H2SO4 को बनाते वक्त एक सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर SO2 को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा के SO3 में बदला जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पहले स्टेप बनती है, फिर इसको दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला है। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड का आगे चल के सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा जो काम बस इसी स्टेप को लेकर के एडजॉर्प्शन के पॉइंट को लेकर, तो इसमें V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तब इन दोनों चीजों के बीच में रिएक्शन होता है लाइक दैट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अमोनिया के जैसी गैस में हो रहा था। तो ये इनमें से एक रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरे को कोलिजन प्रॉपर कोलिजन में कन्वर्ट करेगा एंड द रिजल्टेंट विल बी प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस के बनने के बाद। ऐसे ही आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +1 में देखा कि जो ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या तो एल्कीन होते हैं या ये एल्काइंस होते हैं। जो पौधों से मिलने वाला तेल होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में क्योंकि बॉन्डिंग अच्छे से हो नहीं पाती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड पैकिंग को रोक देते हैं, शेप मुड़ जाती है, मॉलिक्यूल पैक नहीं हो पाते हैं और वो ऑयल रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट इवन एट लोअर टेम्परेचर्स। तो ये तो बात हुई ऑयल के बारे में। ऑयल को हमने समझा कि ऑयल क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसको जब हम हाइड्रोजन देते हैं तो उसके डबल ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं और वहां हाइड्रोजन जाके इंड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन फिट हो जाता है उनके अंदर, तो फिर हम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे आर कन्वर्टेड टू एल्केन्स, एल्केन बदल देते हैं और इन्हीं को फिर हम किस नाम से बोलते हैं? दे आर नोन एज वनस्पति घी, या इनको हम डालडा के नाम से बोलते हैं। ये जो प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग फाइनली डिवाइडेड निकल। फाइनली डिवाइडेड निकल, अगर हम निकल नहीं लेंगे तो हाइड्रोजन गैस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नहीं जुड़ेगी और एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या वनस्पति घी, वनस्पति तेल से नहीं बनेगा। तो आयरन निकल इज यूज्ड हियर एज कैटलिस्ट। तो क्या हुआ? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का काम है। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ यूज और ये किसके अंदर हुआ? इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के फॉर्म में। नेक्स्ट इज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना हो तब भी हम एडजॉर्प्शन थ्योरी का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये जो पॉइंट है दैट वाज डिस्कस्ड इन 11th क्लास, और 11th क्लास में आपको याद होगा आयन एक्सचेंज मेथड और जियोलाइट मेथड। ये दो वो तरीके थे जिनसे हमने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट किया। हार्ड वाटर को आयन एक्सचेंज रिएजेंट पे डालते हैं या जियोलाइट के ऊपर डालते हैं और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? शॉर्ट में रिवाइज करवा दें। हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ किसके कारण होती है? कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, इनके कारण होती है। जो जियोलाइट है या आयन एक्सचेंज रिएजेंट्स होते हैं दे कंटेन एक्सचेंजेबल आयंस इन देम, इनमें आयंस होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम जियोलाइट की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है Na2Al2SI2O8.XH2। तो इसमें आयनाइजेबल आयन जो है वो कौन है? सोडियम आयंस आर इन द आयनाइजेबल फॉर्म। तो जियोलाइट के ऊपर जब हम हार्ड वाटर को डालते हैं, सपोज हैंड इज रिप्रेजेंटिंग जियोलाइट, इसके ऊपर जब हम हार्ड वाटर को डालेंगे तो इस जियोलाइट के अंदर मिलने वाले जो सोडियम आयन है वो नीचे की तरफ में आ जाएंगे और सोडियम आयनों के जाने से जगह खाली होगी वहां कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें इंड्यूस हो जाएंगे, इसके अंदर भर जाएंगे। तो नीचे की तरफ जब पानी आ रहा होगा तो उस पानी के अंदर मिलने वाले जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इंप्योरिटीज थी वो ऊपर की तरफ रह जाएंगी और नीचे की तरफ जो वाटर आएगा दे विल नॉट कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करते हैं? वाटर को हार्ड में बदल लेगा। तो नीचे की तरफ जो वाटर आ रहा है इट इज फ्री फ्रॉम दीस आयंस, देयरफॉर हार्ड वाटर इज कन्वर्टेड टू
सॉफ्ट वाटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सचेंज का काम हो रहा है, यानी कि एडजॉर्प्शन का काम हो रहा है। जहां सोडियम आयंस थे वो बाहर आ गए और उनकी जगह कौन जुड़ गया आकर के, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एडजॉर्ब हो गए उन जगहों पर। अब नेक्स्ट यूज करते हैं हम इसके अंदर। तो ये हुआ हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर को लेकर टॉपिक। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। सेपरेशन ऑफ नोबल गैस, जो नोबल गैसेस हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए दिस प्रोसेस इज यूज्ड, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती हैं उनको जो सेपरेट करना हो एक दूसरे से, मान लो हमारे पास मिक्सचर नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये गैसें हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस है। अब इन नोबल गैसेस का मिक्सचर हमारे पास, और अब इनको अलग करना हो तो अलग करने के लिए भी वी यूज एडजॉर्प्शन प्रोसेस। कैसे, द मेथड यूज्ड, जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया इज नोन एज दीवार चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड। दीवार चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड। इस तरीके से, इस मेथड से इन गैसेस को अलग किया जाता है। टेक्निक यूज्ड, जो टेक्निक यूज हो रही है वो है एडजॉर्प्शन की। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, कोकोनट चारकोल, कोकोनट चारकोल इज यूज्ड, कोकोनट चारकोल का यूज किया जाता है इस प्रोसेस का। ये एक इंस्ट्रूमेंट है देवार चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड। ये एक इंस्ट्रूमेंट है देवार चारकोल एडजॉर्प्शन, या देवार चारकोल जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सिस्टम है जो किसका बना है, कोकोनट चारकोल का बना है। इसके अंदर कोकोनट चारकोल होते हैं। कोकोनट चारकोल का पता है, और ये किसका बना हुआ चारकोल है, कोकोनट का बना हुआ। इस कोकोनट चारकोल के अंदर सपोज एक रफ डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। सपोज ये हो गया हमारे पास में एक कोकोनट चारकोल। इस कोकोनट चारकोल के अंदर मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के मिक्सचर को इसके अंदर डाला जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं हमने एनजी। जो नोबल गैसेस हैं वो नोबल गैसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर एंड एटॉमिक मास शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन। हर गैस टेम्परेचर और एडजॉर्प्शन मास के अनुसार इस कोकोनट चारकोल के अंदर एडजॉर्ब होगी। लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम होगा तो गैस का मास भी उसमें कम होना चाहिए फॉर एडजॉर्प्शन प्रोसेस। या अगर गैस का मास कम है तो टेम्परेचर भी कम यूज होगा एडजॉर्प्शन में। फॉर एग्जांपल हीलियम और नियोन है, हीलियम नियोन का टेम्परेचर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, कम होता है, तो इनके एडजॉर्प्शन के लिए हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। और इन गैसेस का क्या है, बाकियों का एटॉमिक मास ज्यादा हो गया तो इनके थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एज एन एग्जांपल, इफ वी प्रोवाइड 173 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन है, याद रखेंगे इस बात को। अगर हमने इस सिस्टम को 173 केल्विन का टेम्परेचर दिया तो इसके अंदर ये तीन गैसें इसमें एडजॉर्ब हो जाएंगी, बाकी जो दो गैसें हैं वो इसमें एडजॉर्ब नहीं होंगी, वो बाहर की तरफ में निकल जाएंगी। तो अभी हमने क्या किया, दो गैस और तीन गैसों के मिक्सचर को अलग कर दिया। क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिया, क्यों, क्योंकि मास ज्यादा हो गया। तो मास ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो वो चीजें इसमें एडजॉर्ब, कोकोनट चारकोल के अंदर ये तीन गैसें इसमें एडजॉर्ब हो गई। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से, मास कम होने के कारण से गैस एडजॉर्ब नहीं हो पाई, ये बाहर की तरफ आ जाती है। फिर इनको दूसरे एंड पर कोकोनट चारकोल में ले जाए, जहां पर टेम्परेचर क्या कर दिया जाता है, और कम कर दिया जाता है। सपोज ये हो गया सेकंड कोकोनट चारकोल। अब इसके अंदर हमें जो गैसें एब्जॉर्ब नहीं हो पाई थी उस मिक्सचर को डालना है। कौन कौन सी गैसें, हीलियम और नियोन, इनको डालना है। अब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। एंड टेम्परेचर इज ब्रॉट टू अबाउट 93 केल्विन। टेम्परेचर 93 कर दिया, क्योंकि इनका मास क्या है, कम है, तो टेम्परेचर और कम कर दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर नियोन विल बी एब्जॉर्ब इनसाइड, इसमें नियोन एब्जॉर्ब हो जाएगी और हीलियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो हीलियम क्या होगा, इसमें से बाहर हो जाएगी।
तो क्या हुआ, हीलियम अलग हो गया, नियोन अलग हो गया, एंड मिक्सचर ऑफ दीस थ्री गैसेस, इनको भी बाय यूजिंग नाउ वी आर डूइंग डिफरेंशिएटिंग कॉलम मेथड्स एंड अदर मेथड्स फॉर सेपरेटिंग दीस गैसेस। बट एनी हाउ जो बात हमें यहाँ मेन करनी वो क्या था कि एडजॉर्प्शन की प्रोसेस से हम मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस को अलग कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या होगा, देवार चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड, और जो चारकोल यूज हो रहा है दिस इज ऑफ कोकोनट, और जो पॉइंट यूज हो रहा है वो क्या है, टेम्परेचर और एटॉमिक मास। मास कम तो टेम्परेचर कम, मास अगर ज्यादा हो रहा है गैसेस का तो टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है फॉर देयर सेपरेशन। ये हुआ इसके अंदर पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे आओ, रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट यूज इज, ये बहुत ही आसान यूज है, यूज ऑफ in removing moisture from air in delicate instruments। मतलब ऐसी चीजें, ऐसे बर्तन जो नमी के कारण खराब हो सकते हैं, उनमें स्मेल हो सकती है, तो वहां से नमी को हटाने के लिए भी हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। जो एडजॉर्बेंट यूज किया जाता है दैट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल का इसमें यूज किया जाता है। सिलिका जेल हेयर एक्ट एज डीह्यूमिडाइजर। सिलिका जेल यहाँ पर डीह्यूमिडाइजर के रूप में काम करता है। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, बर्तनों के अंदर नमी एटमॉस्फेयर से चली भी जाती है तो सिलिका जेल जो हम उसके अंदर रखते हैं, सिलिका जेल के पाउच जो हम उसमें, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है इन योर माइंड कि सिलिका जेल तो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। शुरू में जो प्रोसेस हो रही है दैट इज एडजॉर्प्शन। सबसे पहले नमी को सिलिका जेल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद में फिर उसमें एब्जॉर्प्शन का काम है। बट द मेन पॉइंट अबाउट सिलिका इज एडजॉर्प्शन। इसका मेन काम क्या है, एडजॉर्प्शन। देयरफॉर इसको हमने एडजॉर्प्शन के अंदर इसको यूज किया। सो दीस वर द सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल have the applications of adsorption in the form of froth flotation process. Froth flotation process. Froth flotation process क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन में आने वाली प्रोसेस है। मेटल्स को जब प्यूरिफाई किया जाता है, मेटलर्जी वाली 6 यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट मिलेगा। मेटल्स को जो प्यूरिफाई किया जाता है उस दौरान एक प्रोसेस यूज होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता है क्या, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द ओर्स, ओर्स इन सल्फाइड फॉर्म। ये तरीका उन ओर्स के लिए किया जाता है जो सल्फाइड फॉर्म में होती है, यानी कि जब मेटल के साथ सल्फर एज इंप्योरिटी जुड़ा हुआ, जैसे ZnS, जैसे PbS, आगे समझो। तो ये क्या है, सल्फाइड इंप्योरिटीज वाले। तो मेटल जिंक है, मेटल लेड है, लेकिन इंप्योरिटी किसकी है, सल्फर की। यहाँ इसमें इंप्योरिटी क्या है, सल्फर की। तो सल्फाइड और जो होते हैं या मेटल से जब सल्फर वाले इंप्योरिटी जुड़ी हुई हो, उनको मिक्सचर से अलग करने के लिए जो तरीका यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। व्हाट इज इन दिस प्रोसेस, किया गया जाता है मेटल्स हैविंग सल्फाइड, जिन मेटल्स के अंदर सल्फाइड इंप्योरिटीज होती हैं, दे आर, मान लो इसकी हम बात करें, दे आर फर्स्ट मिक्स्ड विद सुटेबल टाइप ऑफ ऑयल। इनको पहले एक सुटेबल टाइप के ऑयल में मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाइन ऑयल। पाइन ऑयल एक बहुत अच्छे ऑयल के रूप में काम करता है। तो ये जो और है, इस और का मतलब इसके अंदर ZnS के अलावा इसमें और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज में पाई जाती है, क्योंकि और वर्ड यूज करें और, तो इसमें ZnS के अलावा इसमें और भी इंप्योरिटीज है। तो इस मिक्सचर के अंदर, इस ओर के अंदर हम पाइन ऑयल को डाल देंगे और पाइन ऑयल को इसमें मिक्स कर देंगे। तो पाइन ऑयल जो होगा वो ZnS यानी कि सल्फाइड वाली चीजों के साथ जुड़ेगा, बाकी इंप्योरिटीज के साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए वर्ड यूज किया था सुटेबल टाइप ऑफ ऑयल। कोई जनरल ऑयल नहीं कि सबकी चीजों के साथ जुड़ जाए, ऐसा ऑयल लेना है जो सिर्फ सल्फाइड वाली चीज के साथ ही जुड़ेगा। तो ये क्या करेगा, पाइन ऑयल विल फॉर्म अ लेयर ओवर द sulfide molecules and oil we know that it is lighter than water। पानी से हल्का होता है।
तो ऑयल मिक्स इस मिक्सचर को अब वाटर टैंक में डाल दें। वाटर टैंक के अंदर जब हम डालेंगे, सपोज ये वाटर टैंक हो गया, इसके अंदर हमने ये ऑयल मिक्स्ड, फाइन ऑयल मिक्स्ड वाले मिक्सचर को इसमें डाल दिया। तो जिस चीज के साथ में ऑयल जुड़ा हुआ था वो कौन है? सल्फाइड पार्टिकल्स। और ऑयल कैसा है? हल्का होता है। तो सल्फाइड पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऑयल के साथ ऊपर की तरफ में आ जाएंगे लाइक दिस। और जबकि इंप्योरिटीज क्या है? दे वर नॉट वेटेड बाय ऑयल, उनके इंप्योरिटीज के साथ तो तेल जुड़ा नहीं था। पानी में डालते ही वो पानी के साथ जुड़ जाएंगे, और पानी जुड़ते वो क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे, नीचे की तरफ आके प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, जम जाएंगे। पॉइंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर आ जाते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है कि जो ऑयल है इट फॉर्म्स एन एड्जॉर्बिंग लेयर ओवर द सल्फाइड पार्टिकल्स। जो ऑयल था उसने ZnS वाले सल्फाइड मॉलिक्यूल के ऊपर बाहर की तरफ में एक लेयर बना ली। ये ऑयल की एक लेयर बना ली, यानी कि ऑयल इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया बाहर की तरफ। जिसका फर्क ये रहा कि पानी डालने पर मेटल तो बाहर की तरफ आ गया और इंप्योरिटीज नीचे की तरफ। उसको हम इस मिक्सचर को अलग कर लेंगे, फिर उसको आगे मेथड्स लगेंगे प्यूरिफाई करने के। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेटल्स कन्वीनियंट, इजी करता है। तो ये हो गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पेंट इंडस्ट्री। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, दो पॉइंट होंगे यहाँ पर, एक मैन्युफैक्चर का, एक यूज का। तो पहले मैन्युफैक्चर की बात है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, जब पेंट्स को बनाया जाता है, सम गैसेस में एंटर इनटू द पेंट, कुछ गैसेस उसके अंदर आ सकती हैं। अगर गैसेस पेंट के अंदर आ जाती हैं और उस पेंट को जब हम किसी सरफेस पे यूज करेंगे, दे विल कॉज होल्स ऑन द सरफेस, क्योंकि गैस जहाँ रहेगी वहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगी और वहां पर गैस के बबल्स बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, जिसके कारण से पेंट की क्वालिटी खराब हो सकती है। इस कंडीशन से बचने के लिए एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, बनाते समय, पेंट्स आर मिक्स्ड विद सुटेबल टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट्स। पेंट्स के अंदर एडजॉर्बेंट डाल दिए जाते हैं जो उनके अंदर मिलने वाले गैस पार्टिकल्स को बाहर की तरफ खींच लाते हैं। ये हुआ इसका पहला उपयोग पेंट इंडस्ट्री में। सेकंड, सरफेसेस जिनके ऊपर लगाना है, जिस सरफेस के ऊपर पेंट को यूज करना है, मान लो दीवार है या कोई आयरन पीस है या कोई आयरन की अलमीरा है या कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर हमें यूज करना है। तो बिफोर अप्लाइंग पेंट, पेंट अप्लाई करने से पहले जो सरफेस होता है इट मे बी कवर्ड, उसके ऊपर हो सकता है कि सॉलिड पार्टिकल्स लगे, धूल मिट्टी जैसे लगे हो, या कोई लिक्विड ड्रॉप्स लगी हुई हो, पानी जैसी बूंदे उसमें लगी हुई हो, या उसमें गैसेस भी नेचुरली मिस्टिक ओवर इट, वो भी इसके ऊपर हो सकती है। तो अगर डायरेक्टली भी यूज पेंट ओवर दिस, तो दीज पार्टिकल्स विल एक्ट एज बैरियर ओवर द सरफेस। ये पेंट को उसके ऊपर अच्छे तरीके से नहीं लगने देंगे, ये बैरियर का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे। तो अवॉइड दैट कंडीशन वी यूज वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, और वेटिंग एजेंट्स के रूप में जो कंपाउंड काम करते हैं दैट इज टैनिक एसिड, टैनिक एसिड एंड एलन, टैनिक एसिड और एलन। इसके अलावा जो स्प्रिट होती है वो भी एक वेटिंग एजेंट का काम करती है। स्प्रिट जो होती है इट इज यूज्ड ड्यूरिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चर। जो फर्नीचर कारपेंटर्स होते हैं वो पॉलिशिंग से पहले स्प्रिट से उसको साफ कर देते हैं ताकि उसके अंदर वुड के ऊपर मिलने वाली सारी इंप्योरिटीज अलग हो जाए। सो दे आर एक्टिंग एज वेटिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट कौन? उसमें टैनिक एसिड हो सकता है, एग्जांपल है वेटिंग एजेंट के, टैनिक एसिड है, एलन है या स्प्रिट है। तो क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर इनको लगाते हैं, सरफेस में मिलने वाली इंप्योरिटीज दे आर क्लीन्ड ऑफ, वो साफ हो जाती हैं। उसके बाद नाउ वी कैन यूज पेंट ओवर द सरफेस फॉर गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज इन डाइंग इंडस्ट्री, इज इन डाई इंडस्ट्री। जब कपड़ों को रंग किया जाता है तो उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस को इन डाइंग। इन डाइंग जो डाई होती है, डाई का मतलब होता है रंग, कलर, जो कपड़ों में लगाया जाता है, कपड़ों में किया जाता है कलर।
तो जो डाइज होती हैं उन डाइज को कपड़ों में करने, जब कपड़ों में किया जाता है, दे आर नॉट नॉर्मली स्टिकिंग टू द क्लॉथ फाइबर्स। जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये डाइज आसानी से नहीं जुड़ती। फॉर दैट, अच्छे जोड़ने के लिए यूज मोरडेंट, हम मोरडेंट का यूज करते हैं उसके अंदर, वी यूज मोरडेंट दैट। और मोरडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये डाइज को कपड़ों के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। जो मोरडेंट्स होते हैं दे अटैच डाई टू फाइबर्स। फाइबर्स मतलब जो कपड़े हैं उनके जो धागे हैं उनके अंदर ये मोरडेंट क्या करते हैं, रंग को जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या काम किया उन्होंने, एडजॉर्प्शन का काम किया, कलर को एडजॉर्ब किया और दूसरी चीज के ऊपर अटैच कर दिया, उसको जोड़ दिया। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन। We use the application of adsorption in water conservation also. In countries like Australia, where the water scarcity increases during summer, गर्मियों के दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर पानी की कमी होने लगती है। बिकॉज गर्मी के अंदर क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं हीट के कारण उनका वाटर इवेपोरेट करता है, और वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर की कमी हो सकती है। To avoid that loss of water from the water reservoirs, पानी की उन जगहों से पानी के evaporation को रोकने के लिए these water reservoirs are spread or by a chemicals, इनके ऊपर chemicals की लेयर लगा देते हैं। For example, stearic acid। stearic acid का इस्तेमाल किया था। अब फिल्म ऑफ stearic acid is spread on the water bodies, पानी की उन चीजों के ऊपर stearic acid की फिल्म को लगा देते हैं। अब ये स्टेरिक एसिड क्या करेगी, इट विल गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, प्रिवेंटिंग द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने से रोकती है। द लास्ट एप्लीकेशन इज इन क्योरिंग डिजीज। इन क्योरिंग डिजीज कई बार चोट वगैरह लग जाती है तो क्या करते हैं, ऑइंटमेंट लेकर आते हैं, क्रीम वगैरह लेकर के आते हैं, और वो क्रीम क्या करते हैं उस चोट वाली जगह के ऊपर लगाते हैं। दैट इज व्हाट, हम क्या कर रहे हैं, वो सरफेस पर लगाने का काम कर रहे हैं उसको, और सरफेस पर लगाए तो कौन सी प्रोसेस होगी, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस।